प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म स्कूल इंडिया पे, और जो कि पावर्ड बाय है लेट्स स्टडी इंडिया। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा विषय। अगर पहले के सारे वीडियोस को हम लोग एक बार थोड़ा सा कनेक्ट करके देखें तो हमने क्या क्या पढ़ रखा था, एक बार समझ लेते हैं। बच्चों, हमने सबसे पहले कहा था कि इस अध्याय को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने बात किया था निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। पहले भाग में हमने बात किया था कि हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में हमने कहा था कि हम 2 विषय के बारे में बात करेंगे। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसमें हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली बात है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, युग्मक निर्माण के बारे में। यहाँ पे हम युग्मक निर्माण का मतलब क्या है कि जो अभी तक हमने पढ़ा नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे बन रहे थे, वो वाली चीज आपको पढ़नी थी। इसमें हमने कहा था कि जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा युग्मक स्थानांतरण की। इसमें हमें मुख्यतः 2 विषयों के बारे में पढ़ना था। पहला था युग्मक निर्माण और दूसरा था युग्मक स्थानांतरण। तो पहले के बारे में हमने कर लिया, हमें जितना भी करना था पहले के बारे में, युग्मक निर्माण के बारे में हमने कर लिया। आज के इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में। मेरे हिसाब से 2 वीडियोस बनेंगी इस विषय के ऊपर। एक में हम लोग थोड़ा बेसिक जानेंगे और दूसरे में हम लोग उसे फाइनलाइज करके रिवीजन करके खत्म कर लेंगे। तो युग्मक स्थानांतरण के साथ आज की इस वीडियो को, इस क्लास को हम शुरू करेंगे। तो देखिए, हम जो है कि युग्मक स्थानांतरण कर क्यों रहे हैं। हमने कहा था कि जो लैंगिक जनन है, हमने कहा था पहले ही क्लास में कि जो लैंगिक जनन होती है वो क्या होती है, युग्मकों का संलयन होती है। आराम से क्लास को देखेंगे, कोई हबर नहीं करेंगे, पूरे सबर के साथ क्लास को देखेंगे। नो हबर वनली क्लास देखेंगे विद सबर। तो सबर के साथ क्लास को देखेंगे। युग्मकों का जो है संलयन जो है ये क्या कहलाता है, युग्मकों का संलयन कहलाता है लैंगिक जनन। समझते हैं। देखिए, इस विषय में बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टर्म्स का यूज किया जाता है। अगर उन टर्म के बीच में डिफरेंस आप नहीं समझ पाओगे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए वीडियो को पूरे ही ध्यान से, आराम से नोट्स बना के समझ के देखेंगे। जहां पे भी लगेगा कि चीजें नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप फिर से उसको स्टार्ट करके देखेंगे और आई एम श्योर विद कि लास्ट तक आपको सारी चीजें अगर आपने ध्यान से की तो समझ में आ जाएंगी। हमने कहा था कि युग्मकों में लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। जब किसी चीज को संलयित करना होता है तो उनको पास लाना होगा ना। अब 2 लोगों को एक दूसरे को हग करना है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो फ्लाइंग हग वाला काम करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या होना होगा, एक दूसरे के पास आना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन 2 लोगों में से एक लोग जो है वो अपनी जगह पे बैठे रहे, और जो दूसरे लोग हैं जिनके बीच में जो है कि संलयन होने वाला है, वो कहीं से आए और इनके साथ जो है कि संलयन करें। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों जो है एक दूसरे के पास है, जैसे मूवी में दिखाता है कि हीरो इधर से दौड़ता है, हीरोइन इधर से दौड़ती है, फिर दोनों जो है संलयन करते हैं या फिर हग वगैरह करते हैं। तो संलयन की प्रोसेस के लिए हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि संलयन के लिए 2 चीजों का जिसका संलयन कराना है उसे पास लाना होगा। जैसे मान लो कि आपको कलर और वाटर का सोल्यूशन करना है, उनका संलयन करना है, तो आपको कलर और वाटर को साथ में मिलाना होगा। ऐसा नहीं कि कलर किचन में रखा है, वाटर जो है टैब में है, तो दोनों का संलयन दूर ही हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, उन्हें मिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब युग्मक संलयन की बात होती है तो यहाँ पे भी युग्मकों को मिलना पड़ेगा, तभी जाके युग्मक संलयन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। अब युग्मक संलयन में दिक्कत क्या है कि ना तो नर युग्मक के पास पैर है। अगर हम इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाएं क्योंकि ये विजिबल नहीं है कलर। अगर हम बात करें किसकी, नर युग्मक की बात करें, तो ना तो नर युग्मक के पास ना ही मादा युग्मक के पास। हमने नर युग्मक की भी संरचना देखी थी, हमने मादा युग्मक की भी संरचना देखी थी। तो इनमें से किसी के पास भी कोई भी ऐसा अंग नहीं होता जो कि इनको चलने में सहायता करे, जो कि
इनको चलने में सहायता करे। मतलब कि इनके पास ना तो कोई पैर वैर है, ना तो कोई विंग वगैरह है, तो चलने में सहायक कोई भी अंग इनके पास उपस्थित नहीं होता। तो भाई अब इनका स्थानांतरण होगा कैसे? अगर मान लो आपके पास पैर ना हो तो कैसे चलेंगे? कोई चलने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के पास चलने का कोई ऑर्गन होता नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो आने का काम करता है संलयन के लिए वो नर युग्मक ही करता है। मादा युग्मक जहां बनती है वहीं पे आराम करती है, नर युग्मक घूमते घूमते मादा युग्मक के पास तक आता है और यहाँ पे जाके संलयन होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना होगा कि ये नर युग्मक के पास चलने के लिए तो कुछ है नहीं, पैर तो है नहीं, लेकिन इसे मादा युग्मक तक पहुंचना है। अगर इसे अपनी जिंदगी को सफल करना है, अपने जीन्स को आगे पास करना है, तो इसे मादा युग्मक तक पहुंचना पड़ेगा। अब मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए ये क्या क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इस बात को हमें समझना होगा। नर युग्मक जो है ये बहुत सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, या कह सकते हैं बहुत सारी चीजों के अलग अलग तरीके से जो है मादा युग्मक तक पहुंचने की कोशिश करता है, पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक बना कहाँ था? हमने देखा था कि हमारे पास एक इस तरीके की संरचना थी। अगर पहले की क्लास को हम ऐसे थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हमारे पास कुछ ऐसी संरचना थी। इस संरचना के अंतर्गत यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास बीजाणुधानी थी। इसके अंदर हमारे पास जो है परागकण बना था, जो कि प्रस्फुटन के फलस्वरूप जो है बाहर की तरफ निकल गया था। अब ये जो बाहर निकला है ना, अब ये चाहे तो हवा की सहायता से बहेगा, चाहे ये जल की सहायता से बहेगा, चाहे अगर इसे कोई कीट पकड़ ली, कीट के साथ कहीं पे जाएगा, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। कोई इसको फैक्टर चाहिए, कोई कारक चाहिए ताकि जो इसे फीमेल के युग्मक तक या मादा युग्मक तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये चीज तो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे ये पहुंचता है, कौन कौन से कारक होते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि आखिर जो युग्मक स्थानांतरण होता है या फिर जो परागण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है और परागण कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। मतलब कि नर युग्मक का मादा युग्मक तक जब पुष्पी पादपों में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वही परागण कहलाती है। क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि परागण क्या है। देखिए, परागण और परागकण में कंफ्यूज नहीं होंगे। परागण क्या है? ये एक प्रक्रिया है, और परागकण क्या है? ये एक प्रकार का छोटा सा कण है, एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और इसी के अंदर जो है मेल गैमेट या जैसे हम नर युग्मक कहते हैं वो बना रहता है। तो परागण क्या है? ये वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पुंकेसर से निकल के मादा के स्त्री केसर तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। लिख सकते हैं परागण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप परागकण परागकोश से निकलकर परागकोश से परागकण, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण मादा के या कह सकते हैं स्त्री केसर के, क्योंकि स्त्री केसर ही तो मादा को रिप्रेजेंट करती है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। मतलब कि परागकण जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परागण जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परागकोश से जो परागकण बने हैं वो निकलेंगे और किसी भी माध्यम के फलस्वरूप कहाँ पहुंचेंगे? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। अगर हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट में ड्रॉ करके आपको बताऊं तो हमने देखा कि जो नर जनन अंग है जिसे हम क्या कहते हैं जहाँ पे ये नर युग्मक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते थे। ये संरचना क्या कहलाती थी? कुछ ऐसी संरचना जो है हमने परागकोश के नाम से पढ़ा था। इस परागकोश के अंदर क्या बनेगा?
परागकण बनेंगे। इस परागकोश के अंतर्गत क्या बनेगा? परागकण बनेगा। तो ये जो परागकण है, ये जो परागकण है, इन परागकणों का, ये जो परागकण है, इन परागकणों का मादा के स्त्री केसर, मतलब स्त्री केसर अगर हम बनाएं, अगर हम यहाँ पे स्त्री केसर बनाएं तो हमारे पास क्या है? इस तरीके से वर्तिकाग्र है, इस तरीके से हमारे पास क्या है? वर्तिकाग्र है, यहाँ पे इस तरीके से वर्तिका है और यहाँ पे इस तरीके से अंडाशय है। तो परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक बस पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? परागण। तो परिभाषा पढ़ने के पहले समझिए कि इसमें होता क्या है। हमारे पास क्या है? नर जनन अंग है, जिसे हम पुंकेसर, उसकी जो एकल युगाई थी उसे हमने पुंकेसर कहा था। पुंकेसर का जो टिप वाला पार्ट था, जहां पे हमारे पास नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद की संरचना बन रही थी, उसे हमने क्या कहा था? परागकोश कहा था। तो परागकोश से परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। मतलब कि ये युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वही कहीं ना कहीं परागण के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया कि परागण क्या है? कि नर जो परागण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है। अब परागण की अगर हमने दूसरी बात की, तो परागण कितने तरीके के हो सकते हैं? परागण के प्रकार, हमारा जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार कितने हैं? किस किस तरीके से परागण हो सकता है? तो परागण देखिए दो प्रकार से हो सकता है। एक हम कह सकते हैं इस तरीके से और दूसरा है इस तरीके से। तो जो पहला परागण का प्रकार है हम पढ़ते हैं, वो है स्वपरागण। वो क्या है? स्वपरागण। और दूसरा है हमारे पास परपरागण। स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। परागण को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, अगर इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन। बचपन में मैं पॉलिनेशन और पॉल्यूशन के स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। ये क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसने स्वयं से काम किया है। और ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और ये है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इंग्लिश जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, अगर नहीं जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बस हिंदी वाला भी याद कर सकते हैं। तो अब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। ये तो मैम आपने बता दिया। अब इसका मतलब क्या है ये भी तो बता दीजिए। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन या जिसे हम स्वपरागण कहते हैं, ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे के पुंकेसर भी हो और उसी पौधे का स्त्री केसर भी हो। मतलब कि आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक ही परिवार में भाई बहन की शादी हो रही है। एक पौधा है, उसमें पुष्प लगी हुई हैं। उस पुष्प में क्या है? पुंकेसर भी उपस्थित है, परागकण भी उपस्थित, स्त्री केसर भी उपस्थित है। तो एक ही पौधे में परागकण और स्त्री केसर के बीच का जो संलयन होता है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये स्वपरागण कहलाती है। इसमें हमें किसी बाह्य कारक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पौधे के परागकोश से परागकण उसी पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। ये कह सकते हैं, लिख लेते हैं इस बात को। स्वपरागण परागण की वह प्रक्रिया है, परागण की वह प्रक्रिया है जिसमें परागण की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी सब तो सेम ही है। एक ही पौधे के परागकोश से परागकण उसी पौधे के, किस पौधे के? उसी पौधे के, इसी पौधे के स्त्री केसर के, उसी पौधे के स्त्री केसर के
वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाता है। कि स्वपरागण परागण की वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एक ही पौधे के परागकोश से जो हमारे पास परागकण होता है वो उसी पौधे के स्त्री केसर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह स्वपरागण कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या प्रक्रिया है? दूसरा है हमारे पास परपरागण। तो परपरागण में क्या है? एक ही जाति की बात होती है। जहां पे यहाँ पे हमने लिखा है तो वहीं पे हम लिख सकते हैं कि परपरागण परागण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही जाति के पौधे के परागकोश उसी जाति के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। समझ में आ गया? परपरागण को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम स्वपरागण को ही थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है। हमने क्या कहा कि परागण वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप परागकोश से परागकण उसी जाति के परागकोश से परागकण उसी पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहलाती है। अब स्वपरागण में भी दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? आइए समझते हैं। स्वपरागण में क्या हो सकता है कि स्वपरागण में दो क्रियाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी क्रिया हो सकती है? कि स्वपरागण जो है हमारे पास ये क्या है? ये दो तरीके से हो सकती है, पहला और दूसरा। पहले हम समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, उसके बाद उसका नाम भी जान लेंगे। तो स्वपरागी में जो पहला है, चलिए नाम ही लिख लेते हैं कि स्वपरागी में जो पहला है उसे कहते हैं स्वयुग्मन। इसे क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। और दूसरा क्या कहलाता है? सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण। अब दोनों में क्या अंतर है समझते हैं एक बार। कि स्वयुग्मन का क्या मतलब है कि जब किसी एक ही पुष्प के, जैसे कि हम बहुत सारे पुष्प ऐसे देखते हैं जिसमें क्या होता है कि उसमें नर युग्मक भी होता है, मतलब उसमें नर जननांग भी होता है, मादा जननांग भी होता है। जैसे आपने गुलाब देखा है, आपने गुड़हल देखा है, तो उसमें क्या होता है? नर युग्मक भी होता है और मादा युग्मक भी एक ही पुष्प के अंतर्गत होते हैं। तो स्वयुग्मन क्या होता है? इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक ही घर के अंदर नर युग्मक भी था, मादा युग्मक भी था, मतलब एक ही पुष्प के अंदर जो नर युग्मक था, जो मादा युग्मक था, उन्हीं के बीच में संलयन होता है। मतलब कि एक ही पुष्प के, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्वयुग्मन की परिभाषा? स्वयुग्मन वह प्रक्रिया है, स्वयुग्मन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पुष्प, वहां पे हमने कहा था एक ही पौधे, यहां पे हमने लिखा है एक ही पुष्प के परागकोश से, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। स्वपरागण कहलाता, स्वयुग्मन कहलाता है। देखिए, सबसे पहली बात हमने बात की परागण किसे कहते हैं। तो परागण में होता क्या है? सिंपली परागकोश से परागकण निकलते हैं और वो हमारे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, परागण हो गया। परागण को हमने कहा कि परागण दो तरीके से हो सकते हैं। पहला परागण का जो तरीका था उसे हमने कहा कि इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या है कि जब एक ही पौधे के बीच में, स्वपरागण में हमने कहा कि जब एक ही पौधे के परागकोश से परागकण उसी पौधे के
स्त्री केसर तक पहुंचता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। फिर हमने कहा कि स्वपरागण में भी दो बात हो सकती है। पहली हमने क्या कही कि यहाँ पे जो पौधा है उसमें क्या है, एक ही पुष्प के अंतर्गत नर और मादा का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। मतलब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयुग्मन कहलाती है। दूसरी प्रक्रिया को अगर आप समझे थोड़ा सा डिटेल में, तो इसे कहते हैं सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण में क्या होता है कि यहाँ पे पौधा तो एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होता है। तो इसकी प्रक्रिया भी लिख लेते हैं। दूसरे कलर से लिखा जाए, एक कलर से लिखते लिखते थक गई मैं। इसे हम कहते हैं ज़िटेनोगैमी। इसे हम क्या कहते हैं? ज़िटेनोगैमी। अगर इंग्लिश जानना है तो लिख लीजिए, नहीं जानना है तो कोई बात नहीं। ये क्या है? ज़िटेनोगैमी है। क्या होती है ज़िटेनोगैमी? लिख सकते हैं कि सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण परागण की वह प्रक्रिया है, परागण की वह प्रक्रिया है, आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में, वह प्रक्रिया है जिसमें या जहां एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों पर अलग अलग पुष्प के परागकोश से परागकण, पौधे के, यहाँ पे लिख सकते हैं पौधे के परागकोश से परागकण किसी उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प तक पहुंचता है। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या है ये बात अभी हम समझेंगे थोड़ा सा फिगर बना के, लेकिन अभी जान लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं कि क्या होता है दोनों में परिवर्तन। होता तो दोनों में एक ही पौधे में है युग्मक का स्थानांतरण, परागण की क्रिया दोनों में एक ही पौधे के अंतर्गत होती है, लेकिन स्वयुग्मन क्या है? ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पुष्प में काम खत्म। और सजात पुष्पी क्या है कि एक ही पुष्प के, एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों की बात हो रही है, क्योंकि एक पेड़ में एक ही पुष्प तो लगता नहीं है, एक ही फ्लावर तो बनता नहीं है। जब एक ही पुष्प के युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है, एक ही पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प के मादा तक पहुंच जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वयुग्मन। और वहीं पे क्या है? सजात पुष्पी का क्या मतलब है? एक ही पौधा है उसी के अलग अलग पुष्प में। आप सिंपल सा ऐसा समझ सकते हो कि जैसे एक बड़ी सी फैमिली, कोई खानदान है, कहते हैं ना कि मेरे दादा के जो भाई थे उनके भी बच्चे हमारे, जो लड़के हैं वो हमारे चाचा लगते हैं, उनकी भी जो लड़की हमारी बुआ लगती है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? खानदान कहलाता है। तो एक ही खानदान में हम क्या कहते हैं कि अगर एक ही खानदान से मान लो किसी की शादी उसकी मौसी की लड़की से हो गई, उसकी बुआ की लड़की से हो गई, तो वो क्या हुआ कि उसी फैमिली के लोगों के साथ हुई है, लेकिन एग्जैक्ट वो भाई बहन नहीं थे, उन दोनों के मम्मी पापा एक ही नहीं थे। तो ऐसा जो जनन होता है उसे आप सजात पुष्पी परागण से समझ सकते हैं कि एक ही पौधा तो है, मतलब कहीं ना कहीं इनके जो पेरेंट्स थे वो सेम थे, लेकिन अभी क्या है, वो एक पौधे के अलग अलग हिस्से में, मतलब बुआ जो है वो अलग, मौसी अलग, मामा अलग, सब ऐसे अलग अलग। तो जब एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच में हम संलयन करा दे तो सजात पुष्पी कहलाएगा। और स्वयुग्मन में आप कह सकते हैं कि एक ही घर में एक ही माता पिता से दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों के बीच में जब संलयन करा देते हैं, उनकी जब शादी करा देते हैं, उनका जब संयुग्मन होता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है स्वयुग्मन। ठीक है, तो स्वयुग्मन में क्या है कि एक ही पुष्प के दोनों का संयुग्मन कराया जाएगा, और सजात पुष्पी में एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में जब परागण होगा तो उसे सजात पुष्पी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि परागण जो है वो पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण। परागण दो तरीके से, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है कि एक ही पौधे के अंदर परागकोश उठेगा, परागकोश से परागकण उठेगा और उसी पौधे के किसी स्त्री केसर पे पहुंच जाएगा। अब स्वयुग्मन में दो चीज आती है कि एक उसी पौधे के
किसी एक ही पौधे के उसी एक ही पुष्प से परागकोश उड़े, मतलब परागकोश से परागकण उड़े और उसी के स्त्री केसर पे पहुंच जाए। और दूसरा क्या हो सकता है कि एक पौधे में बहुत सारा फ्लावर लगा है, एक से उठे और दूसरे पे जाके गिरे। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं, एक पौधे को हम लोग बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक पौधा हम बना लेते हैं। अभी हम जब पर परागण समझेंगे तब भी हमें ये जो फिगर है ये समझने में हेल्प करेगा। इस पौधे में क्या है, इस तरीके से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। एक ब्रांच मान लो यहाँ पे इस तरीके से निकली हुई है। इस ब्रांच पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इस ब्रांच पे क्या हुआ है कि फूल लगा हुआ है। इस ब्रांच पे कुछ इस तरीके से जो है, इस ब्रांच पे फूल जो है बना हुआ है। इस ब्रांच पे कुछ इस तरीके से जो है फूल बना हुआ है। ये हमारे पास बाह्य दल हो गया और इस तरीके से हमारे पास क्या है, परागकोश से परागकण हो गया, हमारे पास पुंकेसर हो गया। और यहाँ पे क्या है, बीच में हम किसी और कलर से बनाते हैं, बीच में क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्त्री केसर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्त्री केसर है। ये हमारे पास एक पौधे पे एक पुष्प हो गया। तो एक पौधे पे एक ही पुष्प तो रहेगा नहीं, और पुष्प रहेंगे। तो मान लो कि एक पुष्प जो है इस पौधे पे यहाँ पे उपस्थित है, एक पुष्प जो है वो इस पौधे पे यहाँ उपस्थित है। तो इसको इरेज कर देते हैं, बस यही बनाते हैं। इस पुष्प में क्या है कि कुछ ऐसे है, इसका क्या है, बाह्य दल पुंज है। बाह्य दल पुंज के बाद इसके पास क्या है, दल पुंज है। थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं पुष्प, नहीं तो ऊपर की चीजें फिर हमको समझाने में दिक्कत हो जाएगी। पुष्प को थोड़ा छोटा कर देते हैं, कितना बढ़िया है ना, अपने मन से जब बड़ा छोटा करते हैं तो कटाई छटाई। अब क्या है कि इस पुष्प पे क्या बन रहा है, इस पुष्प पे हमारे पास बाह्य दल पुंज है। बाह्य दल पुंज के पास हमारे पास कलरफुल क्या है, दल है, जो कि कीटों को आकर्षित करेगा। और नहीं करना है तो भी मान लो इस तरीके से हमारे पास एक पुष्प है। अब क्या है कि यहाँ पे अच्छा लगने के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास परागकोश है, कुछ इस तरीके से हमारे पास परागकोश है। और बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है क्या, मादा जननांग, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका स्त्री केसर कहते हैं। दो पुष्प हमारे पास इस तरीके से हैं। हम समझ रहे हैं क्या, स्वपरागण। हम क्या समझ रहे हैं, स्वपरागण। तो समझिए, स्वपरागण में मैंने कहा कि स्वपरागण जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। मैंने क्या कहा कि स्वपरागण जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक मैंने कहा स्वयुग्मन, एक मैंने क्या कहा, स्वयुग्मन, और दूसरा मैंने क्या कहा, सजात पुष्पीय युग्मन। सजात पुष्पीय युग्मन या फिर परागण, सजात पुष्पीय परागण, इसे कहते हैं स्वयुग्मन परागण, ठीक है, या फिर स्वयुग्मन ही से कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए पहले हम स्वयुग्मन की बात करेंगे। स्वयुग्मन में क्या होगा कि हम कौन सा कलर ले, यहाँ पे ये कलर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो परागकोश है, ये वाली जो संरचना हमारे पास क्या है, जिसे हम परागकोश कह रहे हैं, यहाँ से परागकण बनेगा और ये परागकण जो है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ से परागकण, इसी पुष्प का परागकण बनेगा और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, स्वयुग्मन कहलाती है। स्वयुग्मन में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़िए कि एक ही पौधे के पुष्प से, एक ही पुष्प से परागकोश उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है। तो वही चीज तो यहाँ पे हो रही है कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रही है, जिसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयुग्मन के बाद जो दूसरा हम स्वपरागण पढ़ते हैं वो क्या है, सजात पुष्पीय युग्मन। यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास परागकण निकले और ये परागकण एक ही पौधे के दोनों पुष्प हैं, तो एक ही पौधे के पुष्प से जो है कि किसी और पुष्प का परागकण जब किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है सजात। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सजात पुष्पीय परागकण। सजात पुष्पीय परागण, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सजात पुष्पीय परागण कहलाती है। तो बात समझ में आई कि सजात पुष्पीय परागण और स्वयुग्मन में क्या अंतर है, दोनों में एक ही पौधे, एक ही पौधे के बीच में हो रहा है, लेकिन एक में क्या है कि एक ही पुष्प मतलब एक ही माता पिता के संतान के बीच में हो जा रहा है। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एकदम ही रिलेटेड, एक ही फूल के अंदर काम खत्म। एक घर में 4 लोग रहते थे, 2 भाई बहन थे, 2 मम्मी पापा थे, भाई बहन के बीच में शादी करके उनको भी हस्बैंड वाइफ बना दिया, कुछ ऐसा काम।
और वहीं पे क्या है, इसमें क्या है कि खानदान में किसी की लड़की को पकड़ के, किसी के लड़के को पकड़ के शादी करा दी, बाहर नहीं गया उन्होंने, बाहर नहीं देखा गया, एक ही पौधे के इस तरीके से हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के परागण के ऊपर, जिसे हम कहते हैं पर परागण। यहाँ पे हमने स्वपरागण तो देख लिया, पर परागण में क्या होता है, पर परागण परागण की वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप एक ही जाति के पुष्प के बीच में परागण की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, परागण की वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप या फिर जिसमें एक ही जाति के पराग कोश से, एक ही जाति के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी जाति के किसी पुष्प के स्त्रीकेशर या बस डायरेक्ट वर्तिकाग्र भी लिख सकते हैं, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है, पर परागण कहलाती है। लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा ना कि बुक के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप अपने से वर्ड बना के लिखते हो तो आपको लिखना आता है। तो स्वपरागण क्या है, परागण की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जाति के दो पुष्पों में, मतलब एक ही जाति के पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के परागण पर मतलब कि किसी दूसरे पुष्प तक पहुँचती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी भी कहते हैं या पर निषेचन भी कहते हैं। अब पर परागण को अगर हमें यहाँ पे समझना है तो हमें इसी चित्र का सहायता लेना पड़ेगा। पर परागण को इसे हम इरेज करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और पौधा बनाना होगा क्योंकि एक ही जाति के दो पौधों के बीच में बात हो रही है। पर परागण में क्या हो रहा है कि एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच में बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा लिख दूं तो ये क्या है, स्वयुग्मन। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा पेड़ बनाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट पे मान लो इस तरीके से एक ब्रांच निकली हुई है, इस ब्रांच पे जैसे वहां पे था फ्लावर्स बनाया हमने, वैसे ही हम कुछ यहाँ पे भी एक फ्लावर बना लेंगे। यहाँ पे भी हम इस तरीके से फ्लावर बना लेंगे। इस फ्लावर के अंतर्गत हम सारी संरचनाओं को बनाएंगे, जैसे नर युग्मक, जो नर जनन अंग है, और जो हमारे पास मादा जनन अंग है, जैसे हमने इसके पहले बनाया था कुछ वैसी ही संरचना हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, ये दूसरा पौधा है और इसके बीच में भी हमें क्या कराना है, परागण मान लीजिए कराना है। तो अगर क्या हो कि यहाँ से परागकण निकले, सपोज करिए कि यहाँ से परागकण निकले और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से परागकण निकले यहाँ पे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग पौधे हैं। मान लो दोनों पौधा किसका है, मटर का। मान लो ये दोनों पौधा किसका, गुड़हल का है, क्योंकि गुड़हल जैसा कुछ फूल दिख रहा है। तो मान लीजिए कि अरे भाई दोनों क्या है, गुड़हल है। मान लो दोनों क्या है, गुड़हल के दो पौधे हैं। ये पौधा नंबर ए है, ये पौधा नंबर बी है। जब दो पौधे जो कि समान जाति के हों, इनके बीच में परागकणों का स्थानांतरण होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहती है। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पर निषेचन, मतलब हिंदी में से कहते हैं पर निषेचन, पर परागण को, क्योंकि दूसरे के साथ निषेचन हो रहा है। और पर निषेचन को ही हम कहते हैं जीनोगैमी, से हम जीनोगैमी कहते हैं। तो ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी
और जीनोगैमी, 3 प्रकार की फ्यूजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको पर परागण या स्वपरागण में समझ में आई। तो क्या होता है परागण, ये बात समझ में आई। परागण में युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसी को हम परागण कहते हैं। परागण में होता क्या है, युग्मक हमारे पास क्या है, नर युग्मक को ले जाने वाला संरचना हमारे पास क्या है, परागकण है, और मादा युग्मक कहाँ पे है, स्त्री केसर के पास है, मतलब स्त्री केसर का जो अंडक वाला है वहां पे हमारे पास मादा युग्मक है। तो इनके पास चलने के लिए कोई ऑर्गन है नहीं। तो परागण जो ये प्रक्रिया है ये 2 तरीके से हो सकती है। एक में एक ही पौधे के बीच में यह स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण होता है। दूसरा क्या, 2 अलग अलग पौधों के जो कि एक ही जाति के होने चाहिए उनके बीच में यह स्थानांतरण होता है। जब एक ही जाति के बीच में मतलब एक ही पौधे के बीच में स्थानांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण। जब 2 अलग अलग पौधे जो कि एक ही जाति के होते हैं अगर उनके बीच में स्थानांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। स्वपरागण में भी 2 क्रियाएं हमने देखी। जब एक ही पुष्प के बीच में स्थानांतरण होता है तो इसे हम कहते हैं स्वयुग्मन, और जब एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों में स्थानांतरण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, उसके साथ साथ ये चीज हमने देख ली कि परागण क्या होता है, कितने तरीके से होता है। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पौधे जो है वो क्या करते हैं कि स्वपरागण को प्रमोट करते हैं, या ऐसी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं पौधों में जिसके अंतर्गत स्वपरागण हो, क्या क्या ऐसी अवस्थाएं पौधों में होती हैं जब परपरागण ज्यादा होता है, और ये सारी चीजें तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम एक चीज आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर एक ही पौधे से यहाँ तक परागकण पहुंचाने में कम दिक्कत होगी, अगर 100 परागण भी यहाँ से परागकण निकल जाएंगे तो मान लो 1-2 तो यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। समझ में आ रहा है। एक ही पौधे में भी पहुंचाने की बात ठीक है। जैसे आपके गांव में मान लो कि एक अमरूद का पेड़ कहीं और है और दूसरा अमरूद का पेड़ बड़ा दूर है, तो इनके बीच में परागण तो होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो पौधे ने ऐसी मैकेनिज्म क्यों बनाई कि जब 2 अलग अलग पौधे जो एक दूसरे से दूर भी उपस्थित हैं या पास, जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा गेहूं की तरह उसको पास पास ही बोया जाए, उसे दूर दूर भी हम बो सकते हैं। प्लांट बहुत दूर दूर ही प्रेजेंट है। तो परागण ऐसा क्यों किया गया कि तो बेचारे के पास चलने के पैर नहीं है, ऊपर से एक ऐसे मैकेनिज्म बना दी कि जिसमें से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना पड़ा। तो इसका फायदा क्या है, देखिए इसका फायदा क्या है कि जब हम एक ही पौधे, एक ही जीन के बीच बीच में बार बार जनन कराते हैं तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या कह सकते हैं आप, जैसे कि मान लो कि कोई पौधा था जिसमें क्या था, जिसमें इस तरीके का जीन था, इस तरीके का जीन था, क्या था, एक पौधा था जिसमें कुछ इस तरीके का जीन था। अब इसी पौधे से क्या बना है, इसी पौधे से हमारे पास नर युग्मक बना है। तो नर युग्मक के पास ये मान लो कोई जीन है, उसकी ये दोनों अलील हैं, तो नर युग्मक के पास चाहे ये वाला जीन होगा चाहे नर युग्मक के पास ये वाला जीन होगा, हो सकता है। वहीं पे जो मादा है वो भी इसी पौधे से बनी है, तो मादा जो है वो भी इसी पौधे से बनी है, तो हो सकता है कि मादा के पास, मतलब मादा के पास डेफिनेटली जो है यही जीन होगा, क्योंकि एक ही पौधे की है। एक ही पौधे के मतलब एक ही जाइगोट से बने हैं, और एक ही जाइगोट से जब पूरी की पूरी बॉडी के सेल के पास समान प्रकार की जीन्स होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि जब जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है तो एलील्स में या जीन्स में कोई भी अंतर नहीं आता। तो मादा के पास भी जो गैमेट होगा, मादा युग्मक भी होगा, उसके पास चाहे ये वाला एलील होगा चाहे तो ये वाला एलील होगा। अब क्या है कि मान लो ये वाली कंडीशन जो है ये कोई रोग उत्पन्न करती है, मान लो ये वाली कंडीशन अगर जीन में मिल जाती है तो कोई रोग उत्पन्न करती है। तो जब आप एक ही पौधे को इस तरीके से मिलाओगे बार बार तो इस रोग उत्पन्न होने की क्षमता, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर आप अपने रियल लाइफ में देखें तो भाई बहन की शादी क्यों नहीं कराई जाती, क्योंकि भाई बहन क्या है, वो एक ही माता पिता के संतान हैं। एक ही माता पिता के संतान होने की वजह से क्या होता है कि उनमें जो है रोग का बढ़ना, जो कह सकते हैं जो जनन से संबंधित रोग हैं, जो वंशानुगत रोग हैं, अगर परिवार में कोई मान लो कि सपोज करो कि मैं आपको ह्यूमन का एग्जांपल लेके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बहन के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं कि एक ही कुल में शादी नहीं होनी चाहिए, जाति तो एक ही होनी चाहिए लेकिन कुल एक ही नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार क्या होता है कि शादी अगर कोई ब्राह्मण लड़की तो ब्राह्मण परिवार से ही शादी करेगी, लेकिन उसका कोई और कुल होगा, उसका कोई और कुल होगा। कुल जो है वो जाति के भी लोअर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुल अलग अलग होता है। आप लोग पूछिएगा कि आपकी जाति का कौन सा कुल है, आप किस जाति के कौन से कुल में आते हैं, तो पता चलेगा आपकी मम्मी उसके किसी दूसरे कुल से होंगी, आपके पापा और मम्मी सेम कुल के नहीं होंगे, लेकिन दोनों की जाति सेम होगी। ऐसा हमारे हिंदू ट्रेडिशन में बनाया गया था। तो ऐसी चीजें क्यों हुई?
अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ किसका, मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके फैमिली में आपके पापा का जीन जो है सिकल सेल एनीमिया के लिए कुछ ऐसा था, मतलब कि कुछ ऐसा था, मान लीजिए आपके दादा का जीन कुछ ऐसा था, ठीक है, दादा का जीन कैसा था, कुछ ऐसा था। तो अगर दादा का जीन ऐसा था, इसका मतलब है कि दादा के जब बच्चे होंगे, मतलब आपके पापा लोग जब हुए होंगे, तो उनमें चाहे ये वाला जीन एलील आया होगा, चाहे तो ये वाला एलील आया होगा, ठीक है। अब जो है आपके पापा और आपकी बुआ दोनों में यही एलील आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही पिता के संतान है। तो चाहे पापा हो उनमें चाहे ये आया हो, चाहे ये आया हो, बुआ में भी चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा, यही होगा। अब देखिए, अगर पापा की और बुआ की सपोज करो बहन भाई की शादी करा दे, हम आपके पापा बुआ की नहीं बात कर रहे हैं, हम जब एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कि पापा बुआ की जो है कि शादी करा दी जाए, भाई बहन की, सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि भाई बहन की शादी करा दी जाए। तो इसमें क्या है कि ये वाली कंडीशन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एज कंपेयर टू कि दादा, मतलब जिसके पास एक हेट्रोजाइगस जीन होता है, अगर कोई कह सकते हैं रिसेसिव डिजीज़ है, कोई जो है कि रिसेसिव अप्रभावी अगर कोई डिजीज़ है वंशानुगत वाला, तो अगर इसीलिए जो है कि समान एक ही पौधे, एक ही कह सकते हैं एक ही परिवार में बार बार शादी नहीं की जाती, कि इसकी वजह से क्या होता है, वंशानुगत जो रोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वंशानुगत जो रोग होते हैं उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रिसेसिव जीन है या जो डोमिनेंट जीन है उनको पास आने के बार चांसेस मिलते हैं। हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि वर्णांधता जो है वो हर 10,000 में या हर 1 लाख में या 1 करोड़ में, ऐसे कुछ होता है ना कि इतने में किसी एक को हो सकती है। लेकिन तो 1 करोड़, मान लो कि अगर 1 लाख में किसी एक को वर्णांधता होती है, प्रोबेबिलिटी इसकी मान लो ये है, तो जरूरी थोड़ी ना कि जिसके पास ये वाला जीन हो वो 1 करोड़ में से एक किसी ऐसे को ही जीन है जिसके पास ऐसा जीन हो, क्योंकि अगर कंप्लीटली ऐसा हो जाएगा तो वो आदमी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी तो डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो है सर्वाइव कर पाते हैं और ये अपनी डिजीज को आगे फैलाते भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो स्वपरागण है उसे नेचर में ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। स्वपरागण तो इसलिए किया जाता है कि भाई पर परागण अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए ना, लेकिन पर परागण क्या करता है, ये वेरिएशन क्रिएट करता है, ये नई प्रकार की वैरायटी क्रिएट करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि भाई क्यों एक ही फैमिली के लोगों के बीच में या एक ही भाई बहन के बीच में शादी वगैरह क्यों नहीं होती। ये सारी चीज़ें का पीछे का विज्ञान हम समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है, अगर ऐसा कोई करेगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे। जो है कि किसी ट्रेडिशन को लेके नहीं, हम सिर्फ इसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर ऐसा होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ परागण जाना, परागण के कितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये जानी। अगली क्लास में हम जानेंगे कि परागण के कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब किसकी सहायता से ये जो पर परागण होता है इसमें क्या होता है, इसमें किसी कारक की जरूरत होती है कि वो एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे तक परागण को पहुँचाएगा। अगर एक ही पौधे की बात हो रही तब तो हो जा रहा है, जैसे अगर आपको आपके सिटी के अंदर ही कहीं जाना है तो आप अकेले जा सकते हो, लेकिन मान लो आपको इंडिया के बाहर जाना है तो किसी के माध्यम की जरूरत पड़ेगी, किसी के साथ आप जाओगे, किसी के वजह से जाओगे, किसी के एक सोर्स की तरह लेके जाओगे। तो इस तरीके से जब एक पौधे से दूसरे पौधे में हमें परागण करानी होती है तो हम किसी कारक की जरूरत, पौधों को किसी कारक की जरूरत पड़ती है। वो कारक कौन कौन से होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो सब देखेंगे। और फिर देखेंगे कि स्वपरागण से अच्छा पर परागण क्यों माना जाता है, क्यों स्वपरागण से के होने के बावजूद भी पर परागण जैसे नीतियां अपनाई पौधों ने। सारी चीजों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। अगर ये लास्ट वाला पोर्शन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली क्लास जब समझा दूंगी तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहिए। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम कहाँ पे अच्छा समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत भी समझ में आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।